अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हानी फिजिक्स लैब। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ कि डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। जरा स्टूडेंट्स इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम एक मटेरियल लेते हैं जो डक्टाइल मटेरियल है और उसके ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं और इंक्रीज करते करते हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कुछ मेजरमेंट लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें एक कर्व देती है जो कर्व क्या कहलाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को जरा देखते हैं। We consider a metallic wire which is extended by tensile stress at a specific deformation rate measured by an electronic device. The force elongation graph for a ductile material is shown by a stress strain curve. Students, हमने एक मेटालिक वायर ले ली या कोई भी मटेरियल ले ली, वो मटेरियल डक्टाइल है, उसके ऊपर स्ट्रेस को हम अप्लाई करते हैं और उसी स्ट्रेस में अप्लाई करने के बाद उस मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन आएगी। उस डिफॉर्मेशन को मेजर हम किससे मेजर किया है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जिसने फोर्स इलांगेशन ग्राफ ड्रा किया है और वो ग्राफ आपके पास फिगर के मुताबिक शो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। तो इस सूरत में हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स आएंगी। वो मेजरमेंट्स क्या होंगी? तो फर्स्ट में जाते हैं और फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट वो ग्राफ के अंदर पोर्शन है जिस पोर्शन में जितना स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा उतना ही स्ट्रेन इसमें मुयस्सर होगा। मतलब ये कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये रीजन हुक्स लॉ को ओबे भी कर रहा है। हुक्स लॉ के मुताबिक आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड था किसके? स्ट्रेन के। हुक्स लॉ के मुताबिक ये चीज आप स्टडी कर चुके हैं। तो इसके मुताबिक ये बात हुई कि प्रोपोर्शनल लिमिट में जितना स्ट्रेस होगा स्ट्रेन भी उतना ज्यादा इसके अंदर मुहैया होगा। तो देखें, हमने यहां पे ग्राफ ड्रा कर लिया स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट को। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन and stress is proportional to strain is known as proportional limit और इसको सिग्मा p से हम शो करते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये बात पढ़ी और ये बात हमने स्टूडेंट समझ ली है कि जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा। और इस सूरत में एक चीज ये भी हमें वाज़ेह कि जो ग्राफ होगा वो टोटली स्ट्रेट इन लाइन होगा। अब स्टूडेंट देखें कि O से A तक जो ब्लू लाइन है ये टोटली स्ट्रेट है और प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन के। आप लोग हुक्स लॉ के मुताबिक भी पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जितना स्ट्रेस अप्लाई होगा उतना ही स्ट्रेन उसके अंदर पैदा होगा। तो इस सूरत में जो ग्राफ में हमारे पास ओ ए लाइन है, कहां से स्टूडेंट्स? O से A तक ये लाइन आपको क्या कहलाती है? ये लाइन प्रोपोर्शनल स्ट्रेस देती है और ये पॉइंट A जो है ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। अब स्टूडेंट इसमें सिग्मा p यहां पे लिखा हुआ है, इसका ये मतलब कि प्रोपोर्शनल लिमिट को हम किससे शो कर रहे हैं? सिग्मा p से। तो आपने फर्स्ट चीज देख ली, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब स्टूडेंट जो ग्राफ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आता है उसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? इलास्टिक लिमिट। आप हुक्स लॉ के मुताबिक पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए
अब इलास्टिक लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब है हद। तो जरा इलास्टिक लिमिट को देखते हैं। The greatest stress that a material can bear without any permanent change in shape or dimensions is known as elastic limit or yield stress. Yield stress या इलास्टिक लिमिट, ये स्टूडेंट दोनों एक ही चीज है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये बात समझी कि हम अब जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल वायर के ऊपर, तो इस सूरत में स्ट्रेन उतना नहीं पैदा होगा, लेकिन इसमें जो अब चेंज आएगी वो परमानेंट नहीं होगी। मतलब कि लेंथ तो इंक्रीज होगी लेकिन अब वो परमानेंट नहीं होगी, और वो उस तरह भी नहीं होगी कि जितना मैं पहले स्ट्रेस लगा रहा था उतना ही इसके अंदर स्ट्रेन पैदा हो रहा था, अब उतना नहीं होगा, जरा कम मिकदार में। तो इसलिए कर्व को देखें A से B तक, वैसे ये लाइन यूं जाना चाहिए था। जरा मैं आपको इसको शो भी करवा दूं। इस लाइन को अगर प्रोपोर्शनल होता तो ऐसे चल जाना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब कि इसमें जितना स्ट्रेन पैदा हुआ है उतना स्ट्रेस जो है वो पैदा नहीं हुआ। तो इस सूरत में हमें ये बात समझ आती है कि ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट जिस पे B पे और A से B तक, इसका ये मतलब कि A तक तो ग्राफ प्रोपोर्शनल था लेकिन A से B तक ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं है। तो O से B तक जो पोर्शन है ग्राफ में, O से B तक, ये पोर्शन क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट कहलाता है। और इस पोर्शन में लिमिट को क्या कहते हैं? हद। तो इस पोर्शन की जो हद है वो पॉइंट B है, और जो पॉइंट B है वो क्या कहलाएगा? यील्ड पॉइंट कहलाएगा। उसको हम यील्ड पॉइंट भी कह सकते हैं और इलास्टिक पॉइंट भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे यही बात ही लिखी हुई है, जरा हम देख लेते हैं। इन ग्राफ द रीजन OB इज, रीजन OB क्या है ग्राफ में? यहां से लेके यहां तक ये इलास्टिक लिमिट है, वाइल पॉइंट B, जो इसमें पॉइंट B है वो क्या है? यील्ड पॉइंट है। तो स्टूडेंट हमने समझ लिया कि हमारे पास जो यील्ड पॉइंट होगा वो पॉइंट है जिसके बाद हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर होगी। लेकिन अगर मैंने स्ट्रेस इतना लगाया कि मैं इलास्टिक लिमिट में रहा हूं, मतलब ये है कि O से B तक जितना भी स्ट्रेस है, तो इसमें इस सूरत में स्ट्रेन जो पैदा होगा उस स्ट्रेन की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर बिल्कुल नहीं होगी, वो टेम्परेरी होगी। जो खींचा उसको छोड़ दिया, वो इलास्टिकली दोबारा अपनी शेप को रिगेन करेगा। लेकिन अगर मैं यील्ड पॉइंट से बयान स्ट्रेस को मजीद लगाता हूं, तो इस सूरत में जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जाएगी और ये वायर या ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में या डायमेंशन में दोबारा नहीं आ सकेगी। तो ये बात अभी हमने समझ ली। तो यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन भी स्टूडेंट कुछ यूं ही है, द पॉइंट B, जो पॉइंट B है ऑन द कर्व पे, ये आपको पॉइंट B शो हो रहा है, ऑन द कर्व बियॉन्ड विच, जिसके बाद, बयान का क्या मतलब है कि पार, तो बियॉन्ड विच जिसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर होगी। इस सूरत में अगर मैंने ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो अब जो बिगाड़ है वो मुस्तकिल तौर पे पैदा हो जाएगा बॉडी में। कोई भी मटेरियल है, इन द मटेरियल बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेस, वो टूटेगी नहीं लेकिन डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गई क्योंकि मैंने स्ट्रेस बढ़ा दिया, इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट कहलाता है। अब स्टूडेंट यील्ड पॉइंट से आगे देखते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस
that a material can withstand and can be regarded as the nominal strength is known as UTS, मीन के ultimate tensile stress। अब पॉइंट बी आपके पास यील्ड पॉइंट था, यील्ड पॉइंट के बाद मैंने मजीद स्ट्रेस लगाया उस वायर के ऊपर जिसको मैं खींच रहा था। इस पॉइंट के बाद जब मैं मजीद उसके ऊपर स्ट्रेस लगाऊंगा तो ये स्ट्रेस B से C तक, पॉइंट C तक, ये स्ट्रेस क्या कहलाएगा? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। इस स्ट्रेस के अंदर होगा क्या? जब ये स्ट्रेस अल्टीमेट होगा मतलब ये हुआ कि टेंसाइल स्ट्रेस लिमिट को क्रॉस कर गया, लिमिट से ज्यादा हो गया, अल्टीमेट वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू। तो इस सूरत में जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट आ जाएगी। कौन से रीजन में? बी से सी तक। अब इसको देखते हैं, जब इसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेस होगा कहां तक? पॉइंट सी तक। इसका ये मतलब कि बी से सी तक तो आपको बात समझ आ गई कि ये रीजन है, लेकिन इसमें पॉइंट सी पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। इसका ये मतलब कि मेरे पास बी के बाद भी अल्टीमेट ही होगा, लेकिन पॉइंट सी तक अल्टीमेट रहेगा। इस टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा? डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी और ये बॉडी ओरिजिनल शेप को भी दोबारा से गेन नहीं कर पाएगी। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की, या ये खसूसियत इस मटेरियल की प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिसिटी को जरा देखते हैं। इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा बढ़ गया मतलब ये हुआ कि यील्ड पॉइंट बी आपको नजर आ रहा है, वहां तक यील्ड स्ट्रेस था, उसके बाद यील्ड नहीं रहा, वो क्या बन गया था? अल्टीमेट बन गया था। इसके बाद मैंने जो स्ट्रेस लगाया, किसके बाद? यील्ड स्ट्रेस के बाद मटेरियल में, देन द स्पेसिमेन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड, उसमें मुस्तकिल तौर पे तब्दीली आ जाएगी। एंड डज नॉट रीगेन, वो दोबारा हासिल नहीं करेगा इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी असल शेप, और डायमेंशंस, अपनी लंबाई चौड़ाई। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस हटने के बाद, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो ये उस मटेरियल का बिहेवियर प्लास्टिसिटी कहलाएगा। हमें इस बात से ये अंदाजा हो गया कि मैंने अगर बी से सी तक जो स्ट्रेस लगाया है वो स्ट्रेस अल्टीमेट है, लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो इस सूरत में जो बिहेव करेगा मटेरियल उसका बिहेवियर क्या है? प्लास्टिसिटी है। ये बात क्लियर हो गई। कर्व में बी सी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? प्लास्टिसिटी को। बी से सी तक इसमें कोई भी मटेरियल आ जाएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा? प्लास्टिसिटी का होगा। मतलब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो टूटेगा नहीं अगर वो डक्टाइल है। इसको हम आगे तफसील में ब्रिटल और डक्टाइल को भी अभी स्टडी करते हैं। फ्रैक्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर का मतलब टूटना, स्ट्रेस का मतलब दबाव। ऐसा स्ट्रेस है जो मटेरियल को तोड़ देगा। ये कब होगा? ये तब होगा कि जब अल्टीमेट स्ट्रेस से मजीद में स्ट्रेस लगा दो। स्ट्रेस लगाता जा रहा हूं और अल्टीमेट पे पहुंच गए। कहां तक स्ट्रेस है? पॉइंट सी तक है, मैंने स्ट्रेस को मजीद लगा दी। तो इस सूरत में जो मटेरियल है वो आपके पास सी और डी रीजन में चला जाएगा। इसका ये मतलब कि अब जो रीजन है वो फ्रैक्चर रीजन है, मतलब ये है कि वो मटेरियल टूट जाएगा। और इस सूरत में होगा क्या कि आपके पास जो स्ट्रेस है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू जो इलास्टिक लिमिट थी उसको क्रॉस किया तो अल्टीमेट बना, अल्टीमेट को भी क्रॉस कर दिया। तो ऐसा स्ट्रेस आपके पास क्या कहलाता है? फ्रैक्चर स्ट्रेस। जरा डेफिनेशंस के तहत वंस यूटीएस क्रॉस्ड, मतलब इस बात का ये है कि जैसे ही अगर हम
अल्टीमेट टेंसाइल को क्रॉस कर जाते हैं, उसे बढ़ा देते हैं स्ट्रेस को, द मटेरियल ब्रेक्स, मटेरियल फौरन टूट जाएगा। सच स्ट्रेस इज नोन एज फ्रैक्चर स्ट्रेस, और ऐसा स्ट्रेस क्या कहलाता है? फ्रैक्चर स्ट्रेस कहलाता है। पॉइंट डी रेस्पॉन्डिंग फ्रैक्चर स्ट्रेस, पॉइंट डी तक फ्रैक्चर स्ट्रेस रहेगा, हर मटेरियल का मुख्तलिफ होगा। वाई सी डी कर्व रिप्रेजेंट फ्रैक्चर रीजन, इस रीजन में फ्रैक्चर है सी से डी तक। ये पॉइंट डी पे आपको सिग्मा एफ नजर आ रहा है, ये आपके पास फ्रैक्चर स्ट्रेस है। इसका ये मतलब कि जो सी से डी तक होगा मटेरियल, इन किसी भी पॉइंट पे ये ब्रेक हो सकता है। अब हम चलते हैं कि मटेरियल्स दो बिहेवियर्स के होते हैं, एक डक्टाइल होते हैं जो जरा मुलायम नरम टाइप। इधर मुलायमत का मतलब ये नहीं है कि वो नरम होंगे, मतलब ये है कि उनमें इलास्टिसिटी जरा ज्यादा होगी, डक्टाइल मटेरियल या सब्सटेंस। और एक है आपके पास ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरे। यहां पे हम मिसाल उनकी क्या लेंगे कि डक्टाइल मटेरियल हमारे पास है क्या? द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल। वो तमाम सब्सटेंस या मटेरियल्स जो हमारे पास क्या होंगे, किसमें जाएंगे? आपके पास, आपको पता चल गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएंगे। वो सारे के सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? आपके पास डक्टाइल सब्सटेंस कहलाएंगे। और ये सब्सटेंस आपके पास हैं कौन कौन से? तो फॉर एग्जांपल आप इनको लिख सकते हैं, लेड हो गया, कॉपर है, रॉड आयरन है, ये सारे आपके पास डक्टाइल मटेरियल है। हमें अब ग्राफ के मुताबिक कौन सा रीजन था? बी से सी तक। बी पे यील्ड पॉइंट था, और यील्ड पॉइंट का और आपके पास बी तक स्ट्रेस कौन सा था? यील्ड स्ट्रेस था, इलास्टिक लिमिट है ये। जैसे इस इलास्टिक लिमिट को मैंने क्रॉस किया तो ये डक्टाइल टूटेगा नहीं, इसके अंदर प्लास्टिसिटी हो जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। मतलब ये हुआ टेम्परेरी तौर पे अब नहीं होगी, मुस्तकिल तौर पे इसके अंदर तब्दीलियां आ चुकी होंगी, लंबाई इसकी बढ़ चुकी होगी, ये दोबारा ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पाएगा। तो इस रीजन में ये आ गया, लेकिन ये टूटा नहीं। फिर ये मटेरियल क्या होगा? आपके पास डक्टाइल होगा। द सब्सटेंस व्हिच ब्रेक जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, ऐसे जितने भी सब्सटेंस हैं जो इलास्टिक लिमिट पे पहुंचने के फौरन बाद टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बी पॉइंट पे तो इलास्टिक लिमिट है, ये नहीं टूटेंगे, मैंने स्ट्रेस मजीद बढ़ा दिया। जैसे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में पड़ेंगे, जिसको हमने क्या कहा है? अल्टीमेट टेंसाइल का पूरा रीजन है बी से सी तक। सी पे तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, इसका ये मतलब कि बी से थोड़ा सा ही ज्यादा मैंने स्ट्रेस लगाया, लिमिट को क्रॉस किया, ये फौरन टूट जाएंगे। लाइंस भी लिखी हुई हैं, जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंस। ये क्या कहलाते हैं? ब्रिटल कहलाते हैं। ग्लास हो गया, हाई कार्बन स्टील्स हो गए, ये सारे आपके पास कौन से मटेरियल्स हैं? ब्रिटल। तो स्टूडेंट्स, हमने आज का लेक्चर एक जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया है, इसको काटेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि हमारे पास इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, और साथ ही साथ हमने डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंस को भी स्टडी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपके पेपर में डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और वैसे ये पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ये दूसरे तरीके से किस तरह आ सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कस करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, तो स्टूडेंट्स आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी इसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।